Let's start with our next video. Now we have to talk about mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of cell because energy is formed here. So how energy is formed in the mitochondria? Let's see कि एनर्जी कैसे बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में. तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है. दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है. इस आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये पोरस होती है, तो इससे कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, फोल्डेड है. और ये फोल्ड होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसी सरफेस पे हमारी एटीपी जनरेट होती है थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस. एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं. तो वो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं जो यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? तो एक होता है क्रेब्स साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. और ये जो एटीपी है ये स्टोर्ड फॉर्म्ड होती है, जो कि बॉडी में स्टोर होती है फॉर एनर्जी. और जब हम कोई काम करते हैं, मैकेनिकल वर्क वगैरह करते हैं, तो इसमें ये एटीपी यूज होती है, जो कि मसल्स, अगर मसल्स वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज होगी. हार्ट यूज कर रहा है, अदर ऑर्गन्स भी अगर काम कर रहे हैं वो भी यूज करेंगे. अब एक और ध्यान रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जो कि 70s राइबोसोम है. यूकैरियोटिक सेल में हमेशा 80s राइबोसोम्स होते हैं, बट राइबोसोम्स 70s जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 70s राइबोसोम्स है. अदर ऑर्गेनल क्या है जहाँ पे 70s राइबोसोम्स होती हैं? तो वो एक प्लास्टिड है जहाँ पे 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं. ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम इनलार्ज करके देख रहे हैं. तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है. वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं. उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसमें एटीपीज बनते हैं, जो कि एनर्जी करेंसी है. अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स है मेम्ब्रेन के अंदर, उस मैट्रिक्स में हमारे राइबोसोम्स है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. ह्यूमन बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर हेलिकल डीएनए होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए है. अब क्वेश्चन आता है कि अगर उनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है तो वो खुद क्यों नहीं सर्वाइव कर लेते, उनको सेल के अंदर होने की क्या जरूरत है? अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस है. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब, ऑटोनॉमस मीन्स कि फुल्ली वो खुद पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है. सेमी ऑटोनॉमस में कुछ चीज़ों के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, लाइक इसेंशियल प्रोटीन्स, जो कि न्यूक्लियस में बनती है. तब न्यूक्लियस के पास जीन्स होती हैं, वो जीन्स ये अगर सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है. इस डीएनए से यहाँ पे राइबोसोम बनेगा, सॉरी डीएनए से आरएनए बनेगा. इस आरएनए जो एमआरएनए है वो बाहर जाएगा और राइबोसोम्स के थ्रू एमआरएनए कोड करके प्रोटीन बनाएगा. अब यही प्रोटीन काम आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइक एंजाइम्स वगैरह जो माइटोकॉन्ड्रिया के है वो यहाँ पे बनेंगी, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल्स वगैरह चलाएंगी और उससे एटीपी फॉर्म होगा. क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डिवीजन कर सकता है? यस, बाय बाइनरी फिजन. सो बाइनरी फिजन माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है टू कंपनसेट फॉर द एनर्जी डिमांड ऑफ द ग्रोइंग डेवलपिंग सेल. जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन जरूरत क्यों है? जैसे सेल अगर ग्रो कर रहा है, ग्रो क्यों कर रहा है, या फिर जो हम नॉर्मली सेलुलर ग्रोथ देखते हैं, या फिर सेल डिवीजन के लिए अगर ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए. अब वो ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. जैसे मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 बन गया है, तो अब 2 माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. सेल ग्रोथ में ये हेल्प करता है, इसीलिए ये लिखा हुआ टू कंपनसेट द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग सेल्स, क्योंकि ग्रोइंग सेल्स पे ज़्यादा एनर्जी डिमांड्स है.
तो कुछ ऐसा बाइनरी फ्यूजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दो बन जाएंगे सेग्रीगेशन होने के बाद। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये कुछ ऐसा दिखता है प्लास्टिड। इसमें दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक होती है क्रोमोप्लास्ट, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमा मीन्स कलर, ल्यूको मीन्स वाइट। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर है, तो उसमें तीन तरीके के होती हैं, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट मतलब आर से रेड, रेड कलर का होता है। फियोप्लास्ट ब्राउन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट को ही हम ऑल्सो नोन एज क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोफिल के थ्रू, पिगमेंट के थ्रू होता है, जो कि प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, ल्यूको मतलब वाइट, कलरलेस। इसमें तीन तरीके होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब एमाइलोज, एमाइलोज क्या है? स्टार्च। इलियोप्लास्ट मतलब लिपिड्स और प्रोटीनोप्लास्ट मतलब प्रोटीन्स, तो स्टोर कर रहा है, ये स्टोरेज का फंक्शन काम करता है। प्लास्टिड्स पे भी दो मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन थी, इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं थैलाकॉइड्स। ये थैलाकॉइड ही मिलके क्लोरोप्लास्ट फॉर्म। ये थैलाकॉइड के बीच में स्ट्रोमल लैमेला प्रेजेंट होती हैं, जो उसको कनेक्ट करते हैं। अब सेम वैसे जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में था, तो इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरस होती है, परमिएबल है, जबकि इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड्स के भी सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही 70s राइबोसोम है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। और ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं, तो हमने दो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड्स। इसमें भी बाइनरी फ्यूजन प्रेजेंट होता है और ये डिवाइड कर सकती हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होती है? स्टोरेज सैक होती हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करती हैं। अब साइज के बेसिस पे ये स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। जो स्मॉल है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, लार्ज प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। अब जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसमें सेल सैप होता है, फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये वाटर क्या करेगा कि उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे सेल है, ये सेल है, प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल में क्या है कि ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल पे वाटर अगर अंदर जाएगा तो ये भर जाएगा, और भरने के बाद बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा कि इसमें टर्जिडिटी आ जाएगी। और रिजिडिटी का मतलब क्या है कि प्लांट जो है वो खड़ा है अभी भी। जैसे हम छोटे प्लांट्स देखते हैं, छोटे प्लांट्स में क्या होता है कि अगर धूप लग जाती है, मान लो धूप में क्या होती है, ऐसे मुरझा जाती है थोड़ी सी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें यहाँ पे पानी कम हो गया है और उसकी वजह से वो उनकी रिजिडिटी कम हो गई है। यही रिजिडिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे प्लांट सेल में? जो वैक्यूल है। वैक्यूल क्या कर रहा है? टर्गर प्रेशर बढ़ा रहा है, उससे वो टर्जिडिटी बढ़ रही है सेल की और रिजिड रह रहा है प्लांट। अब जो वैक्यूल है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, जस्ट एग्जांपल अमीनो एसिड, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स, इनको ये स्टोर करता है। अब एक और चीज है, जैसे वाइट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ये क्या, इनके पास क्या होता है? फूड वैक्यूल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपना जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, फूड वैक्यूल के तौर पे। जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब ये अमीबा क्या है? इसने फूड इंगल्फ किया है थ्रू, ये एक्टोप्लाज्म बना। एक्टोप्लाज्म क्या होगा? ग्रास्प कर लेगा फूड को और वो अपने अंदर ले लेगा। तो अब वहां से अंदर आया, अंदर होने के बाद ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया, उसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। बट एक्चुअली में अमीबा का स्ट्रक्चर तो हम ऐसा बनाते हैं, बट अमीबा एक्चुअल में थोड़ा अलग दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है अमीबा। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं अमीबा में। चलो
अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन है, कोई भी सेल है उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं उस सेलुलर लाइफ टाइम में, तो वो हम देखते हैं। एक एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। दो फेजेस होती हैं, देखते हैं इसको। पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेज। अब जो इंटरफेज में होती है, इसमें क्या होता है कि सेल रेस्ट पे होती है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है इसमें, नो डिवीजन। जबकि एम फेज में क्या होता है कि सेल की डिवीजन हो रही होती है। अब एम फेज मियोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस भी हो सकता है। अब जो इंटरफेज है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आता है G1, S और G2। और जो एम फेज है वो डिपेंड करता है कि माइटोसिस अगर है, अगर माइटोसिस है तो दो स्टेजेस में चार चार फेजेस में हो रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जबकि मियोसिस है तो ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। तो इंटरफेज में हमने देख लिया कि G1S और G2 है जिसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा। तो मोस्ट ऑफ द सेल की जो लाइफ टाइम होती है वो इंटरफेज की होती है, G1S और G2 में। अब जीवन में क्या होता और जीवन में क्या होता है कि वहां पे सेलुलर ग्रोथ हो रही होती है, मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। और सेलुलर ग्रोथ इसलिए जरूरी है, सेलुलर ग्रोथ हो रही होगी और वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा होगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो कि अगले फेज में होता है, एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो डीएनए है बॉडी में उसी की एक कॉपी अलग बन जाना, रेप्लिकेट होके। जैसे मान लो कि ये मान लो डीएनए है, इसी की एक और कॉपी बन जाए क्रोमेटिड में, तो इसी की कॉपी बन जाना डीएनए रेप्लिकेशन। और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इन न्यूक्लियस। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेंट्रियोल क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। वो एक्चुअली में डीएनए को सेपरेट करता है, क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है सेंट्रियोल्स। तो इसका डुप्लीकेशन हो रहा है इन साइटोप्लाज्म, जबकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस। तो ये एस फेज में ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। G2 फेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रही होती है, जो कि जरूरत होती है फॉर सेलुलर डिवीजन, और ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू होती है। अब G2 के पास क्या होता है कि वो सेल एम फेज में जाता है। एम फेज में क्या होगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन कैसे होगा वो थोड़ा समझते हैं डिटेल में। अगर माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या हमने बताया था कि चार फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एक प्रोफेज और मेटाफेज के बीच को बोलते हैं प्रोमेटाफेज, जो कि अननेसेसरी है, मतलब पढ़ सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रोफेज में क्या है कि जो सेल के अंदर इनिशियल क्या होता है कि सेल कुछ ऐसा होता है, जिस सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमैटिन जो है ऐसे टैंगल्ड फॉर्म में हो रहे होते हैं, एकदम बिखरे हुए थ्रेड की तरह होते हैं। अब क्या होंगे कि ये अनटैंगलिंग होगी। अनटैंगलिंग मतलब कि धागों को सेपरेट करेंगे, अनफोल्ड होंगे, कंडेंस होंगे। कंडेंस होने का मतलब है कि वो एकदम अनफोल्ड होके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना शुरू करेंगे, और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से राइज होगा। तो देखो ये अनटैंगल होकर क्रोमोसोम का फॉर्म ले रहे हैं,
और क्रोमोसोम और जो सेंट्रियोल था जो मैंने बताया था अभी डिवीजन हो रहा था साइटोप्लाज्म में, वो 2 एंड पे चला जाएगा। सेंट्रियोल बना यहाँ पे। अब ये जो सेंट्रियोल है ये अपने स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करेगा। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि एट लास्ट जाके क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएंगे। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन मिल रहा है, स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो रहा है, और सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। जो मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल्स पे, 2 अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश करेंगे। फिर जब ये अपोजिट पोल पे चले गए तो अगले में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो पूरी खत्म हो गई। देखो इसमें मेटाफेज, प्रोमेटाफेज या मेटाफेज में, प्रोमेटाफेज में क्या होगा, खत्म होना शुरू होगा। मेटाफेज देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देखो पूरी मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म। अब पूरा डीएनए कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है पूरा डीएनए। साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया है डीएनए। तो अब सेंट्रियोल क्या करेगा कि मान लो कि ये डीएनए है, अगर सेंट्रियोल इसको ऐसे, यहाँ पे सेंट्रियोल है, ये अपने स्पिंडल फाइबर लगाएगा और इसको पकड़ेगा। पकड़ने के बाद क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो वो देखते हैं कि होगा कैसे, कि ये मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स बनी है वो कहाँ पे आ गई है, इक्वेटर पे आ गई है। ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर पे आने के बाद ये जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा और इसके क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होता है। दिखा देता हूँ मैं। ऐसे ही अगर क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। इसके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। अब क्या होगा कि जब ये स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो ये बीच से आधा कट जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। देखो एनाफेज में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, आधा आधा हो गया वो बीच से। फिर जब ये आधा हो गया है तो ये टीलोफेज में क्या होगा कि ये इस तरफ पोल पे चला गया, ये इस तरफ पोल पे चला गया। तो ये अब अपना वापस से 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा अलग अलग, जहाँ पे डिवीजन हो चुका है 2 पोल्स पे। फिर साइटोकाइनेसिस होगी। अब साइटोप्लाज्म पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो ये बाद में जाके 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं प्रोफेज में क्या हुआ है। जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस हुआ है और जो सेंट्रियोल था वो 2 एंड पे चला गया है और वो अपने स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया है। मेटाफेज में क्या होगा कि इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स आ गए और स्पिंडल फाइबर उसमें अटैच हुआ है। एनाफेज में बीच से जब ये खींचेगा तो बीच से टूट जाएंगे, 2 पोल पे चले गए हैं और यहाँ पे 2 बन जाएंगे हमारे टीलोफेज में, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे और बाद में साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। ये था मेटाफेज में, माइटोसिस में, सॉरी। साइकिल एक बार फिर से देख लेते हैं। G1 के बाद S आया है, फिर G2 आया है, फिर प्रोफेज में न्यूक्लियर कंडेंसेशन हुई, इक्वेटर पे मेटाफेज में गया है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ है, एनाफेज में दोनों तरफ एंड पे चले गए हैं, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन के 2 न्यूक्लियस बन गए हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ साइटोकाइनेसिस के थ्रू और बाद में 2 सेल बन गई हैं। अब इम्पोर्टेंट एक और चीज क्या है, G0 क्या है। G0 होती है क्वेशेंट फेज। क्वेशेंट फेज में क्या मतलब है कि कोई सेल अगर डिवाइड हो रही है और डिवीजन के बाद एक ऐसी स्टेज में चली जाए जहां वो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं क्वेशेंट फेज। जैसे एग्जांपल हार्ट, हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो क्वेशेंट फेज में ही रहती हैं, वो दोबारा डिवीजन नहीं कर सकती। इसीलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है अगर वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआई, कि एमआई का अटैक आ गया है, हार्ट फेलर हो गया है। क्या होगा अगर हार्ट की सेल G1 में जा सके, अगर G0 में ना जाके G1 में जा सके, तो क्या कभी एमआई का इफेक्ट आएगा। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है, एक बार सोचना सभी। अब आते हैं मियोसिस वाले पार्ट।
मियोसिस में दो फेजेस होती हैं, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2 होता है ना। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस मतलब जो सेल है वही टूट के दो पार्ट में हो गई है, लेकिन डीएनए का कंटेंट दोनों में इक्वल है जितना पेरेंट में था। मियोसिस में जैसे इसमें समझने वाली बात यह है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस में जो डीएनए है 23 प्लस 23 होता है, ठीक है, 23 प्लस 23 है, लेकिन इसी की एक कॉपी बन जाती है। अब वो कॉपी क्या होगा कि आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 23 प्लस 23 इसमें गया, 23 प्लस 23 इसमें गया, और 23 प्लस है तो 46 क्रोमोसोम है इसमें, तो क्या यहाँ पे क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं? नहीं, क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहा है, क्रोमैटिड डबल होता है। देखो यहाँ पे पहले क्या था कि कुछ ऐसा था, ये रेप्लिकेशन के बाद में उसी की दो कॉपी बन गई है, बाद में ये डिवाइड होके एक एक कॉपी अलग अलग चली जाएंगी। जैसे मान लो कि एक एक आदमी है, उसको दो लोगों को चीजें बांटनी है, तो वो क्या करेगा, जैसे दो पन्ना बांटना है उसको, तो उसके पास एक पन्ना है, वैसे सिमिलर पन्ना एक और ले आएगा, एक एक को एक एक दे देगा। तो ये होता है माइटोसिस में। मियोसिस में क्या हो रहा है कि एक पन्ना है, उसको आधा फाड़ दिया, आधा आधा दे दिया, और उस आधे पन्ने का आधा आधा फिर एक सेम कॉपी बन गई है, फोटो कॉपी करा लिया उस आधे पन्ने का, तो ये हो जाएगा मियोसिस में। तो देखो मियोसिस में दो फेजेस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम आधे नहीं होते हैं, 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं उसमें भी। मियोसिस में 23 हो जाते हैं। अब मियोसिस की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है वहां पे मियोसिस की जरूरत पड़ती है। गैमीट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म ओवा बनते हैं ह्यूमंस में, तो वहां पे गैमीट की फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, जिससे मेल्स का 23 और फीमेल का 23 मिल के 46 बना ले। अगर 46 आते तो 92 हो जाता, लेकिन इसमें क्या है कि हमें 46 रखना है, तो आधा आधा करके दोनों को जोड़ के 46 वापस कर लेंगे। अब जो मियोसिस है उसके दो पार्ट्स हैं, एक 1 है एक 2 है। अब मियोसिस 1 और 2 के भी चार पार्ट हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेम जैसे माइटोसिस में था। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, दोनों में एक डिफरेंस है, पता चलेगा अभी। कि जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे तो आएंगे, लेकिन वो सेट में आएंगे, जैसे कि इसमें क्या था कि वो इक्वेटर पे ऐसे आ रहे थे ना माइटोसिस में, और स्पिंडल फाइबर ऐसे लग रहा था, और इसको आधे में से टूट जा रहा था, ये आधे में से टूट जा रहा था। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि कुछ ऐसे आएंगे वो, मतलब इसमें ऐसे आएंगे, और स्पिंडल फाइबर ऐसे होगा, और ये पूरा दो क्रोमोसोम इधर दो क्रोमोसोम इधर। जबकि इसमें क्या हो रहा था, चार क्रोमोसोम इधर जा रहा था, इधर भी चार जा रहा था, इसमें दो जाएगा, यहाँ पे दो जाएगा, तो ये पे आधा हो जाता है। इसी मेटाफेज के बाद या एनाफेज में देखो दो क्रोमोसोम गए हैं बस, आधे हो जाएंगे एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या होगा कि दो दो क्रोमोसोम का बनेगा, लेकिन क्रोमोसोम तो दो हो रहे हैं, बट इसके क्रोमैटिड्स सेम नंबर के हैं, मतलब कि क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम दो ही है।
जबकि माइटोसिस में एक एक हो जा रहा था क्रोमैटिड्स, बट क्रोमोसोम सेम थे। अब इसी के बाद जो ये सेल्स बनी है आफ्टर मियोसिस 1, तो ये सेल्स कहाँ पे जाएंगे, मियोसिस 2 में जाएंगी। वो क्या करेंगी कि मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस, मतलब उसमें भी इक्वेटर इसी तरह सेम फॉर्मेशन होगा माइटोसिस की तरह ही, और उसमें क्रोमैटिड्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। ये क्रोमैटिड सेपरेशन होगा, ये टीलोफेज में होगा। एनाफेज के बाद टीलोफेज में क्रोमैटिड्स भी देखो सिंगल सिंगल जा रही हैं, 2 क्रोमोसोम है, पर क्रोमोसोम सिंगल क्रोमैटिड है। तो मियोसिस में हमेशा एक सेल की 4 सेल डिवीजन के बाद 4 सेल बनती है, माइटोसिस में एक के बाद 2 ही बनती है। एक तरीके से देखा जाए तो मियोसिस 2 इज माइटोसिस। एनसीईआरटी में एक शॉर्ट में बना रखा है कि जो माइटोसिस है उसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, बट क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे क्रोमैटिड्स आधे आधे हो गए बस। जबकि मियोसिस में देखो 4 क्रोमोसोम थे, मियोसिस 1 के बाद 2 क्रोमोसोम बने हैं, और इनका आधा आधा डिवीजन अब होगा बाद में मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स का। तो ये डॉटर सेल्स मियोसिस में पर सेल 4 डॉटर सेल्स बनेंगी मियोसिस में। तो ये था मियोसिस और माइटोसिस, इनका डिफरेंस।